हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में पहुंच गए हैं। फर्स्ट पार्ट का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने किया था एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन मृच्छकटिका, जो कि हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम सी सेक्शन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 350 वर्ड्स ईच। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा ही लिखेंगे और मार्क्स इसमें बहुत अच्छे खासे यहाँ पर मिल रहे हैं। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम मेहनत करके 15-16 नंबर भी ले आते हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हारे एग्रीगेट में बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वर्ड लिमिट के साथ अगर लिखोगे तो फिर कहना ही क्या है ना। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो वर्ड लिमिट इन्होंने पूछी है उसी में लिखने की कोशिश करना। कम लिखोगे तो जितना आप लिख के आओगे ना, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेने के लिए कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम, हाउ डज कालिदास rework the story of शकुंतला as narrated in महाभारता। जो कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था ना, उसके बारे में पूछा है कि उन्होंने महाभारत में शकुंतला को कैसे प्रेजेंट किया है। मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले कालिदास का ही कैरेक्टर है शकुंतला। शकुंतला को दोबारा से उन्होंने महाभारत में कैसे बताया है, कैसे उन्होंने नरेट किया है उस चीज़ को। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, इंट्रो लिख देना थोड़ा सा। बेसिकली आपको इसमें बताना है कि महाभारत में जिस तरह से शकुंतला के बारे में जो वर्णन किया गया है, उसी को उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का जो कैरेक्टर है उसको दोबारा से किस तरह से बताने की कोशिश करी है। इंट्रो में लिखेंगे कालिदास सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द महाभारता एपिक इनटू a deeply romantic and psychological drama. So दोबारा बोलते हैं, कालिदास सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द महाभारता एपिक इनटू अ डीपली रोमांटिक और psychological drama. While the epic version is highly didactic or focused on kingly duties, कालिदासा's जो अभिज्ञान शाकुंतलम है that turns the narrative into a profound journey of love, loss and divine redemption. ओके, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब हमें बात करनी है जो कालिदास ने जिस तरह से रीवर्क किया अबाउट ओरिजिनल टेल इंक्लूड, उसको हम देख लेते हैं। तो हेडिंग मैंने बना दिया, हाउ कालिदास रीवर्क द ओरिजिनल। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू द कर्स। ठीक है, इन महाभारत में क्या बताया है, किंग दुष्यंत एक्टिवली और कोलाइसली रिजेक्ट शकुंतला आउट ऑफ फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि हम पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। लेटर एक्सेप्टिंग हर ओनली व्हेन अ हेवनली वॉइस इंटरवेंस टू प्रिजर्व दुष्यंत नोबिलिटी और हीरोइक स्टेटस। कालिदास इंट्रोड्यूस करते हैं द कर्स ऑफ सागा दुर्वासा। ठीक है, द कर्स कॉजेज द किंग टू कम्प्लीटली फॉरगेट शकुंतला अंटिल ही सीज, क्या देखता है, हिज सिग्नेट रिंग। ठीक है, जब तक वो रिंग नहीं देखता ना, उसको कुछ याद ही नहीं आता है, बिकॉज ऑफ दैट कर्स, जो श्राप मिला होता है। सेकंड है द रिंग मोटिव। फॉलोइंग द कोर्स कालिदास एड्स द ड्रामेटिक डिवाइस ऑफ द लॉस्ट रिंग। ठीक है, इन द प्ले दुष्यंत गिव्स शकुंतला अ रॉयल रिंग बिफोर लिविंग, है ना, जब उनकी शादी हो जाती है, शादी नहीं होती है। व्हेन शी ट्रेवल्स टू हिज कोर्ट, उसके कोर्ट में उसके जो वो होता है, उसके राज्य में जब जाती है, तो दैट टाइम शी वॉज प्रेगनेंट, तो शी ड्रॉप्स इट दैट रिंग इनटू अ वाटर वेयर अ फिश
swallow it, मतलब एक फिश जो है वो उस रिंग को खा लेती है, swallow कर लेती है. तो the curse is only lifted when a fisherman finds the ring and it presents it to the king. That unlocks दुष्यंत memory. तो जो रिंग की जो कहानी है ना वो पूरी इसमें लिख देनी, ज़्यादा नहीं सोचना आपने, ठीक है. कैसे वो शकुंतला को देता है, फिर वो पानी में फेंक देती है, वो मछली उसको स्वैलो कर लेती है, फिर वो फिशरमैन उसको लेके उसको मिल जाती है मछली से वो रिंग निकाल लेता है, फिर वो राजा को दे देता है, राजा को तो सारी कहानी याद आ जाती है. इतना सा है, ठीक है. थर्ड पॉइंट है द नेचर सेटिंग. कालिदास ग्राउंड्स द रोमांस इन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ सेग कन्वास hermitage. The lovers' initial meeting is highly romanticized. जो शकुंतला और दुष्यंत जो हैं उनकी जो मीटिंग दिखाई है वो काफ़ी रोमांटिक दिखाई गई है. विद द किंग स्पॉटिंग शकुंतला caressing a pet deer. This heightens the emotional depth and purity of their connection. ठीक है. उनके रिलेशन के बारे में नेचर मतलब प्रकृति का जो चित्रण किया है यहाँ पर, कि वो जो कन्व जो सेग्स थे उनकी जो कुटिया होती है वहाँ पर उनका वो सब बताया गया है, किस तरह से जो रोमांटिसाइज हो रहे थे वो लोग, ठीक है. तो उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पर बताना है. तो वो जो नेचर सेटिंग है, प्रकृति का जो चित्रण किया है वो बताना है. देन अ डिवाइन रीयूनियन. इन महाभारत शकुंतला जो है शी इज़ फाइनली एक्सेप्टेड बाय दुष्यंत in his palace. Kalidas instead moves the climatic reunion to a divine celestial realm, hermitage of Seg Marich or Aditi. This provides a spiritual or cosmic validation of their marriage and their son Bharat. फिफ्थ पॉइंट है आइडियलाइजेशन ऑफ दुष्यंत. इन द एपिक दुष्यंत's conduct appears morally questionable and Kalidas transforms him into a noble or sympathetic hero whose forgetfulness results from supernatural cause rather than deceit. ठीक है. और this change preserves the heroic dignity expected of the protagonist in classical Sanskrit drama. 6 point greater emphasis on romantic love. रोमांटिक लव पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, एम्फेसिस किया है, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा प्रभावित रूप से दिखाया. तो इन महाभारत फोकस करता है ऑन लीनिएज, लेजिटिमेसी एंड द बर्थ ऑफ भारत. ओके. Kalidas places romantic love at the center of the narrative, and this play explores longing, separation, memory, remorse, reunion, and making it a celebrated love story. ठीक है. तो जो एम्फेसिस किया है रोमांटिक लव पर, उसके बारे में आप ये 3-4 बातें लिख देना. 7th पॉइंट है एक्सपेंडेड कैरेक्टराइजेशन ऑफ शकुंतला. शकुंतला का जो कैरेक्टर है उसको किस तरह से एक्सपेंड किया है और उसको एक सेंट्रल पॉइंट बनाया गया है. तो इसमें आप बताएंगे इन द एपिक शकुंतला इज़ असर्टिव और फोर्सफुल इन डिफेंडिंग हर राइट्स. मतलब इस एपिक में, इस महाकाव्य में शकुंतला जो है उसको अपनी डिग्निटी और अपने अधिकारों के लिए फोर्सफुली मतलब अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको अपना मतलब खुद को डिफेंड करना पड़ता है. देन सेकंड पॉइंट आप बताएंगे दैट कालिदास प्रेजेंट्स हर एज जेंटल, सेंसिटिव, ग्रेसफुल और इमोशनली वल्नरेबल वाइल रिटेनिंग हर डिग्निटी. कि जब वो अपनी डिग्निटी की लड़ाई के लिए जब दुष्यंत के कोर्ट में जाती है तो कालिदास ने उसको एक जेंटल, सेंसिटिव, एक ग्रेसफुल लेडी, इमोशनली वल्नरेबल लेडी के रूप में दिखाया गया है टू सेव हिज डिग्निटी. थर्ड पॉइंट है दैट हर इनर फीलिंग्स और इमोशनल सफरिंग रिसीव्स मच ग्रेटर अटेंशन. कि जो उसकी जो सफरिंग है, उसका जो पेन है, उसने
जो अटेंशन है, रीडर की अटेंशन को सबसे ज़्यादा ग्रैब किया है। देन 8th पॉइंट लिखेंगे हम, एडिशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स और ड्रामेटिक एपिसोड्स। कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड करना और कुछ ड्रामेटिक एपिसोड्स को ऐड करना। कालिदास एनरिचेस द स्टोरी विद चैम्पियंस और सच एज अनसुया और प्रियमवदा, सॉरी कंपेनियन चैम्पियन है, कंपेनियन थे अनुसुईया और प्रियमवदा के बारे में बताते हैं। ही एड्स सीन्स इन द हर्मिटेज, द लॉस ऑफ द रिंग, द फिशरमैन्स डिस्कवरी ऑफ इट और द सेलेस्टियल रीयूनियन की बात करते हैं यहाँ पर। ये कुछ एपिसोड्स की मैं बात करती हूँ जो दोबारा उसमें ऐड किए गए थे। दीज एडिशन एनहेंस द ड्रामेटिक इंटरेस्ट और इमोशनल डेप्थ, इमोशनल गहराई को दिखाते हैं। 9, द डिफरेंट reunion scene. In Mahabharat, recognition occurs publicly in the royal court through divine intervention. वो कैसे होता है, जब वो अंगूठी देखता है ना, तो अंगूठी, जब तक अंगूठी नहीं मिली होती है दुष्यंत सब कुछ भूला रहता है। जैसे ही उसको रिंग मिलती है तो एक डिवाइन इंटरवेंशन होती है जिसकी वजह से वो रिंग को देखती है, उसको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। ये महाभारत में बताया है। फिर कालिदास के अगर बारे में हम बात करें, कालिदास ने जिस तरह से बताया है, सो इन कालिदास वर्जन में दुष्यंत रीगेन्स हिज मेमोरी आफ्टर फाइंडिंग द रिंग एंड लेटर मीट्स शकुंतला इन अ सेलेस्टियल हर्मिटेज। उसमें ये इस डिफरेंट तरीके से बताया। तो द रीयूनियन इज़ मोर इमोशनल, स्पिरिचुअल और एस्थेटिकली सेटिस्फाइंग। ओके, 9 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे। फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे कि कालिदास जो है, ही ट्रांसफॉर्म्स एन एपिक टेल कंसर्न्ड विद डायनेस्टिक सक्सेशन into a refined romantic drama embodying the ideal of Sanskrit aesthetic. Or he softens moral conflicts, deepens psychological portrayal, or emphasize the sentiments of love, making Abhigyan Shakuntalam one of the masterpiece of world literature. बस नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है वो है, व्हाट वर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द्रौपदी बिफोर द ऑडियंस एट द कोर्ट एट द टाइम ऑफ हर ह्यूमिलिएशन। जब उसके साथ जो चीर हरण हो रहा था उस टाइम द्रौपदी ने कोर्ट के सामने, कोर्ट मतलब वहाँ पे जो जितने भी लोग बैठे थे उनके सामने क्या क्वेश्चंस उठाए थे, क्वेश्चंस, ठीक है, रेज किए थे। व्हाट डू दिस क्वेश्चंस टेल अबाउट हर कैरेक्टर, और वो क्वेश्चंस उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दर्शाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ड्यूरिंग द इनफेमस डाइस गेम, जो डाइस गेम हुआ था ना, इन दिस एपिसोड द महाभारत, when Draupadi was dragged into the Kaurav's court and humiliated, she raised a series of powerful questions before the assembled elders, kings और scholars. उस कोर्ट में जो किंग बैठे हुए थे, बड़े लोग बैठे हुए थे, एल्डर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, विद्वान जो लोग बैठे हुए थे, उनके सामने जब कौरवों की सभा में उसको घसीटते हुए लाया जाता है द्रौपदी को, तो उस टाइम वो बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है जिनमें से हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट डिड युधिष्ठिर लूज हिमसेल्फ बिफोर स्टेकिंग मी और आफ्टर, ठीक है। तो युधिष्ठिर, वो पूछ रही है कि क्या युधिष्ठिर हारे थे, मतलब मुझे जब स्टेक किया गया था वो उसके बाद, उससे पहले हार गए थे या उसके बाद हार गए थे। तो इसमें एक तरह से तो इसको सटायर के रूप में उसने क्वेश्चन पूछा कि द्रौपदी आस्क्ड वेदर युधिष्ठिर हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट हिज ओन फ्रीडम बिफोर वेगरिंग हर इन द गेम, और इफ़ ही हैड ऑलरेडी बिकम अ स्लेव and he no longer possessed any right to stake another person.
ठीक है। सेकंड पॉइंट कि हैड ही एनी लीगल राइट टू गैम्बल अवे हिज वाइफ, कि क्या उसे कोई ऐसा अधिकार था कि वो अपनी वाइफ को दांव पर लगा सके। तो इसमें आप लिखेंगे कि शी क्वेश्चनड वेदर अ हस्बैंड कुड ट्रीट हिज वाइफ एज प्रॉपर्टी, ठीक है, कि एज ए प्रॉपर्टी की तरह वो ट्रीट कर सकता है, एंड स्टेक हर इन अ गेम ऑफ डाइस। शी ऑल्सो डिमांडेड अ क्लियर आंसर फ्रॉम द लर्नड, जो एल्डर्स थे प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। उन्होंने जो कोर्ट में जो बड़े लोग, जो एल्डर्स बैठे हुए थे, उनके सामने भी ये सवाल उठाया था। वॉज आई वोन फेयरली और अनफेयरली, क्योंकि कौरवों ने जीता था द्रौपदी को, तो उसने ये पूछा है कि क्या मुझे फेयर तरीके से जीता गया था या अनफेयर तरीके से, मीन उसको कौरवों द्वारा जीता गया था। तो द्रौपदी ये पूछती है यहाँ पर कि द्रौपदी रिपीटेडली आस्क्ड द असेंबली टू डिसाइड वेदर शी हैड एक्चुअली बीन वोन अकॉर्डिंग टू द धर्मा, ठीक है, कि क्या धर्म को ध्यान में रखते हुए उसको जो धर्म थे, जो राइटियस लॉज थे, क्या उनके अकॉर्डिंग उसको जीता गया था। फोर, वाई वर द एल्डर्स रिमेनिंग साइलेंट इन द फेस ऑफ जस्टिस, कि जब न्याय के नाम पर जो बड़े थे, जो एल्डर्स थे, वो चुप क्यों थे। तो शी चैलेंज्ड रिस्पेक्टेड फिगर्स सच एज, जो बड़ों में कौन कौन थे, भीष्म, द्रोण और विदुर, ये थे। उनको उनसे सवाल करती हैं कि आस्किंग वाई दे डिड नॉट स्पीक अबाउट अगेंस्ट एन ऑब्वियस रॉन्ग थिंग, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे हम अबाउट हर कैरेक्टर के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं। फर्स्ट है इंटेलिजेंस और लॉजिकल थिंकिंग। द्रौपदी डिड नॉट मेयरली लिमेंट हर फेट इवन इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस में तो थी। शी एनालाइज्ड द लीगल एंड मॉरल इम्प्लीकेशन ऑफ द सिचुएशन और एक्सपोज्ड द कंट्राडिक्शंस इन द कौरवस क्लेम, ठीक है। जो पूछती है ना, वो इतनी जो एक्सट्रीम जो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट था, उसमें भी वो अपने इंटेलिजेंस और लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ करते हुए क्वेश्चन उठाती है कि क्या उसको फेयर तरीके से जीता गया या अनफेयर तरीके से जीता गया। तो जो भी वो सवाल उठाती है वो उसकी इंटेलिजेंसी और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताता है। करेज की बात करेंगे। स्टैंडिंग अलोन, वो उस टाइम अकेली थी इन द कोर्ट। तो स्टैंडिंग अलोन इन अ हॉस्टाइल रॉयल कोर्ट शी फियरलेसली, बिना डरे, क्वेश्चनड किंग्स, वॉरियर्स और एल्डर्स। उसने राजा भी थे वहाँ पे, वॉरियर्स भी थे, जितने भी एल्डरली लोग थे उनसे फियरलेस, बिना डरे उसने सवाल पूछे। हर ब्रेवरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल आस्पेक्ट ऑफ हर कैरेक्टर। सेंस ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। हर क्वेश्चंस वर नॉट ओनली अबाउट हर पर्सनल सफरिंग बट ऑल्सो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा, कि वो सिर्फ अपने लिए जस्टिस की बात नहीं कर रही थी, बट वो जो एक धर्म के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में भी उसने सवाल उठाया। जो कानून थे और जो ह्यूमन डिग्निटी के बारे में उसने सवाल उठाए। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। द्रौपदी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट ह्यूमिलिएशन साइलेंटली, उसने चुपचाप अपना शोषण करना एक्सेप्ट नहीं किया। शी असर्टेड हर वर्थ एंड डिमांडेड दैट द असेंबली रिकॉग्नाइज हर राइट्स, कि वो जो भी उसके लिए जो निर्णय लिया गया है वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट नहीं करती है, बट वो ये चाहती है कि जो असेंबली जो है वो उसके अधिकारों को पहचाने। प्रेजेंस ऑफ माइंड। डिस्पाइट बीइंग शॉक्ड और इंसल्टेड, जब उसको जिस तरीके से कोर्ट में लाया जा रहा था तो वो जो एक उस चीज़ ने उसको जितना शॉक किया था, वो हैरान थी और इंसल्टेड फील कर रही थी। शी रिमेन्ड कंपोज्ड और एनफ टू formulate reasoned arguments और challenge the legality of the proceedings। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये कि वो जिस हालत में उसको लाया गया था, जो उसकी मानसिक हालत थी उस टाइम, इंसल्टेड फील कर रही थी, ह्यूमिलेटेड फील कर रही थी, उसके बावजूद भी उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करते हुए उसने अपने लिए आर्ग्यूमेंट किया, अपने लिए फेयर जस्टिस की बात की। फिर
कंक्लूजन लिख देंगे कि द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द्रौपदी ड्यूरिंग हर ह्यूमिलिएशन आर अमंग द मोस्ट पावरफुल एथिकल चैलेंजेस इन महाभारत। दे रिवील हर एन इंटेलिजेंट करेजियस, ठीक है, इंटेलिजेंट हो गया, करेजियस हो गया, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और जस्टिस लविंग वुमन हु डेयर्ड टू क्वेश्चन authority or defend dharma even in the darkest moment of her life. Her conduct in the court makes her one of the strongest or most memorable character in Indian epic literature. चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। क्रिटिकली कमेंट ऑन द कैरेक्टराइजेशन इन मृच्छकटिका। जो मृच्छकटिका जो काव्य है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो इसके जो राइटर हैं शूद्रका, ठीक है, शूद्रकाज मृच्छकटिका द लिटिल क्ले कार्ड जिसको बोलते हैं, इज़ अ मास्टरपीस ऑफ संस्कृत ड्रामा रिनाउंड फॉर इट्स रिच मल्टी डायमेंशनल or strikingly realistic characterization, breaking away from the mythological or royal focus of earlier epics. The play grounds its characters in the bustling urban reality of Ujjaini, creating a vibrant tapestry of individuals and ranging from noblemen to courtesans, thieves and कॉमन लेबर्स। बेसिकली ये जो मृच्छकटिका है ये एक समृद्ध और मल्टी डायमेंशनल और आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी चरित्र चित्रण के लिए फेमस है, ठीक है। इसमें जो अमीर हैं, अमीर हो गए, वैश्याएँ हो गई, चोर और जो आम मजदूर तक के जीवन के जो मतलब ये कैरेक्टर्स हैं, जिन जो सारे कैरेक्टर्स इसमें इन्हीं कैरेक्टर्स से ये पूरा इन्होंने इसका चरित्र चित्रण किया है, ठीक है। सो अगर हम इसमें हेडिंग बनाएं, की कैरेक्टर्स की बात कर लें हम। फर्स्ट है चारुदत्त। द प्रोटोगोनिस्ट इज़ हाईली आइडियलाइज्ड येट डीपली ह्यूमनाइज्ड फिगर। एज एन इम्प्रोवाइज्ड बट नोबल ब्राह्मण मर्चेंट ही इज़ अ क्लासिकल धीरोदत्ता, मतलब हीरो, brave, generous और calm. His defining trait is his relentless philanthropy, which runs him financially. Despite his positivity or tragic vulnerability to the corrupt state machinery, he serves as the moral anchor of the play. चारुदत्त के बारे में ये बताया गया है कि वो एक तो इस नाटक का मेन कैरेक्टर है जो कि आदर्शवादी है और मानवीय व्यक्तित्व इसमें दिखाया गया है। एक गरीब और कुलीन ब्राह्मण व्यापारी के रूप में एक आदर्श वीर, उदार और शांत तरह का ये कैरेक्टर दिखाया गया है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो परोपकार करता है, लोगों की मदद करता है, जिसके कारण वो उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो इकोनॉमिकली वीक हो जाता है। तो अपनी जो निष्क्रियता है उसकी और जो भ्रष्ट राज्य की जो जितनी भी व्यवस्था है उसके बावजूद भी वो इस नाटक का जो मेन कैरेक्टर यहाँ पर बनाया गया है कि उसके पास पैसे भी नहीं है, वो गरीब भी है, फाइनेंशियली भी वीक है, उसके बावजूद उसको एज ए हीरो दिखाया गया है। फिर है वसंत सेना। वसंत सेना के बारे में बता देंगे कि डिफाइंग द ट्रोप ऑफ द पैसिव हीरोइन, वसंत सेना इज़ द ट्रू डिवाइनिंग फोर्स ऑफ द नैरेटिव। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वेल्दी कोर्टसन हुज प्रोफाउंड डिवोशन टू चारुदत्त के प्रति वो डिवोटेड थी, दैट ट्रांसेंड्स मटीरियल वेल्थ और रिजिड सोसाइटल बाउंड्रीज। शी चैलेंजेस conventional patriarchal norms by taking charge of her own destiny or actively protecting her lover from a corrupt judicial system। ठीक है, किस तरह से वो अपने जो दुष्यंत है चारुदत्त जो है उसको एक करप्ट जुडिशियल सिस्टम से किस तरह से वो प्रोटेक्ट करती है, बजाय जो एक पुरुष प्रधान समाज कोई परवाह ना करते हुए भी। थर्ड है
मैत्रेय या विदूषक. Unlike traditional Sanskrit jesters who act merely as gluttonous buffoons, Maitreya is a highly sensible or loyal confidant. He grounds Charudat in reality, ठीक है, और repeatedly questioning him against his reckless generosity while exhibiting genuine loyalty in times of crisis. मतलब ये जो मैत्रेय की अगर हम बात करें तो जो ये एक बहुत ही समझदार और वफादार टाइप का इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है. वो चारुदत्त को रियलिटी से अवगत करवाता है और बार बार उसकी जो अविवेकी उदारता है, मतलब बिना सोचे समझे वो हेल्प कर देता है, उसके बारे में उसको थोड़ा सा अलर्ट करता है कि इतना ज़्यादा मत करो, क्योंकि जब कोई ख़तरा आता है या संकट का कोई टाइम होता है तो एक तरह से मैत्रेय जो है उसका एक वफ़ादार दोस्त और अपनी वफ़ादारी का भी यहाँ पर एक सबूत देता है. ठीक है, इस तरह का ये कैरेक्टर बताया है मैत्रेय को. फोर्थ है समस्थानक. द प्राइमरी एंटागोनिस्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टडी ऑफ एरोगेंस और एंटाइटलमेंट. As the king's brother-in-law, he represents the corrupt or abusive nature of unchecked political power. However, Sudraka renders him with grotesque comedic elements, making him both repulsive or ridiculously incompetent. Then, fourth अगर पॉइंट की बात करें हम, the supporting cast. सपोर्टिंग कास्ट मतलब वो जो और कैरेक्टर्स थे, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे, उनके बारे में बता देंगे. द प्ले शाइन्स इन इट्स डेमोक्रेटिक अप्रोच टू कैरेक्टराइजेशन. माइनर फिगर्स लाइक गैम्बलर टर्न्ड मॉन्क और द क्लेवर थीफ सर्विलाका और वसंत सेनाज डिवोटेड मेड सर्वेंट जिसका नाम मदनिका था, are all given distinct psychological motivation or pivotal roles, showcasing the playwright's deep empathy for the lower or middle state of society. मतलब जो प्ले राइट हैं उन्होंने जो छोटे कैरेक्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास है जो समाज के, उन कैरेक्टर्स को भी उन्होंने यहाँ पर स्थान दिया है, जगह दी है अपने इसमें काव्य में. ठीक है, अब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं. ऑब्जर्वेशन, ठीक है. सो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट बनाए रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म. वाइल चारुदत्त borders on the idealized और unyielding moral saint, characters like वसंत सेना और समस्थानका possess vivid psychological depth. Vasant Sena's transition from a materialistic court Sena to a self-sacrificing romantic heroine is one of the most compelling arcs in classical literature. Subversion of social hierarchies. Sutrakas actively blurs class lines through the love story of a Brahmin and a court saint. The play comments on the artificiality of societal stratification. A court Sena is given the highest moral ground while a member of the royal elite embodied felony and corruption. मतलब ये जो पोएम की जो हम काव्य की जो हम बात कर रहे हैं उसमें जो सामाजिक पदक्रम है किस तरह से, जैसे अमीर गरीब फिर और गरीब और गरीब, इस तरह की जो एक सामाजिक ताना बाना बुना गया था, तो जो शूद्रक है वो इस सामाजिक वर्ग की सीमाओं को एक तरह से धुंधला कर देता है. एक ब्राह्मण और एक वैश्या की ये लव स्टोरी के थ्रू इस नाटक में सामाजिक जो स्तरीकरण है, जो समाज का जो स्तर है उसकी वो कितना कृत्रिम है, कितना मतलब नाटकीय उस तरीके से उस पर एक टिप्पणी करता है कि एक वैश्या को सर्वोच्च नैतिक दर्जा दिया जाता है, जबकि शाही जो एलीट वर्ग हैं उसके सदस्यों को
किस तरह से दुष्टता का और करप्शन का एक तरह से सिंबल बना दिया जाता है, दिखाया गया है मतलब इसमें। लास्ट पॉइंट है इंडिविजुअल एजेंसी। अनलाइक गॉड्स और किंग्स हु आर बाउंड बाय फेट और डिवाइन decrees. The choices and actions of ordinary people shape the plot of Mrichkatika. The characters demonstrate that true nobility stems from intrinsic virtue rather than birth or societal status. कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत स्वायत्तता की जो बात होती है, देवताओं राजाओं के विपरीत जो भाग्य और दैवीय आदेशों से बंधे होते हैं। ठीक है, मृच्छकटिका की जो कहानी है वो आम लोगों के जो विकल्प हैं, जो कार्यों जो वो काम करते हैं, उनसे वो जो पूरी कहानी है वो एक अपना एक आकार ले लेती है। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो ये दिखाते हैं कि एक ट्रू लेगेसी और जो महानता होती है वो जन्म या सामाजिक स्थिति से नहीं होती है, बल्कि जो आंतरिक जो इंसान के जो गुण होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन लिख देना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इज सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत। जो महाभारत का स्ट्रक्चर है उसमें धर्म को किस तरह से सेंट्रल कॉन्सेप्ट की तरह उसको दिखाया गया है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन में लिख देना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म क्या होता है, ड्यूटी, कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर हो गया, और राइट थिंग्स, राइटियसनेस, ठीक है, इज द एब्सोल्यूट कोर ऑफ महाभारत। ठीक है, इट फंक्शंस एज ए मोरल कंपस ऑफ द नैरेटिव, dictating the plot or motivating the characters, and ultimately demonstrating that moral duty is complex, contextual, or often tragic. Okay? So, महाभारत के बारे में ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि जो नैतिक मार्गदर्शक के रूप में ये चीज़ें काम करती हैं धर्म, और ये एक पात्रों को जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको इंस्पायर करती है, और ये दिखाती है कि जो नैतिक कर्तव्य होते हैं वो जटिल होते हैं, प्रासंगिक होते हैं, और अक्सर दुखद होते हैं। ठीक है, ट्रैजिक होते हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके पॉइंट्स वाइज। फर्स्ट पॉइंट है, तो पहला ही पॉइंट है इसमें, द कोर कॉन्फ्लिक्ट इज़ धर्म वर्सेस अधर्म के बारे में। तो इट इज़ मोस्ट बेसिक लेवल द एपिक इज़ बिल्ड ऑन द स्ट्रगल बिटवीन पांडवास हु लार्जली रिप्रेजेंट धर्म। मतलब इसमें कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है, उनके बीच का जो स्ट्रगल बताया गया है, जिसमें पांडव है उनको वो धर्म के आधारित चलने वाले लोगों के बारे में बताया गया है, और जो कौरव हैं हु रिप्रेजेंट अधर्म। ठीक है, कौरवास और पांडवास। ठीक है, कौरवों को अधर्मियों के रूप में दिखाया। द overreaching goal of the Kurukshetra war is not simply to win a kingdom but to eradicate adharma and re-establish cosmic और societal order। मतलब युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है वो सिर्फ एक राज्य को जीतना नहीं था, बल्कि जो अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करना, कॉस्मिक और सोसाइटल ऑर्डर, सामाजिक जो चेतना है उसको स्थापित करना दोबारा से। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कॉन्टेक्सचुअल और सिचुएशनल धर्म के बारे में बताना है यहाँ पर, कि अनलाइक अ रिजिड सेट ऑफ यूनिवर्सल कमेंडमेंट्स द महाभारत पोर्ट्रेज धर्म एज डीपली सिचुएशनल और रिलेशनल, एंड The epic is famous for exploring धर्म संकट, क्राइसिस। ठीक है, धर्म
धर्म संकट के बारे में बताया गया है महाभारत में। वो क्राइसिस के बारे में बताया गया है, द क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस कंसाइंस वेयर कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज क्रिएट मोरल डायलेमा। कैरेक्टर्स repeatedly face situations where any available choice violates a moral expectation। जैसे फर्स्ट से युधिष्ठिर के बारे में अगर हम बात करें, युधिष्ठिर जो हैं धर्म संस्थापक जिनको बोला जाता है, ही वॉज नोन फॉर हिज अडेयरनेस टू ट्रुथ। ही इज़ फोर्स्ड टू यूज़ एन एम्बिगुअस स्टेटमेंट जिसमें वो बताते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, वेदर एन एलिफेंट और अ मैन, कि वो झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जो अश्वत्थामा एक हाथी का भी नाम था, बट उन्होंने ये बोला कि अश्वत्थामा इज़ डेड, बट ये नहीं बताया कि वेदर इट्स एलिफेंट और अ मैन, टू हेल्प हिज आर्मी टू विन द वॉर, अब ताकि उनकी सेना जो है वो जीत जाए। फिर हैं अर्जुन। अर्जुन के बारे में बताएंगे कि द ग्रेटेस्ट वॉरियर बाउंड बाय हिज क्षत्रिय ड्यूटी टू फाइट। वो एक ग्रेट वॉरियर था और अपने जो एक क्षत्रिय के जो अधिकार होते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, उनके लिए वो लड़ा था। एंड एक्सपीरियंस अ पैरालाइजिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑन द बैटल फील्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ किलिंग हिज ओन किन। उसका अपने बच्चा के बारे में, जो अभिमन्यु की जब डेथ होती है उसके बारे में बताया गया है। देन थर्ड पॉइंट है कर्म योग के बारे में बताना है। द डायलॉग बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, अर्जुन और कृष्णा के बीच जो डायलॉग होते हैं, दैट कंपाइल्ड एज द भगवद गीता, ठीक है, वो सब भगवद गीता में लिखा हुआ है। एंड डायरेक्टली एड्रेसेस द क्राइसिस ऑफ धर्म। जब धर्म का विनाश हो रहा होता है तो उस टाइम जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ था वो भगवद गीता में समाहित है। कृष्णा टीचेस अर्जुन दैट फॉलोइंग वंस धर्मा विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। इट एम्फसाइज परफॉर्मिंग राइटियस एक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड रादर देन फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द ट्रेजेडी ऑफ अपहोल्डिंग धर्मा। Perhaps the most crucial structural element of the Mahabharata is how it shows that upholding dharma is never neat or clean, ठीक है। धर्म को स्थापना करना बहुत आसान नहीं होता है। टू डिफीट द सीमिंगली इनविंसिबल कौरवों को जो इतने शक्तिशाली थे उनको हराना। द पांडवाज आर फोर्स्ड टू अबंडन द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ वॉरफेयर एंड इंगेज इन क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स, है ना, जहाँ पे वो डिसीटफुल डिफीट हुई थी, डिफीट ऑफ भीष्म, द्रोणा और दुर्योधना, इसके बारे में जो बताया गया है महाभारत में। तो द एपिक कंक्लूड्स बाय शोइंग दैट इवन दो धर्म प्रिवेल्स इट लीव्स बिहाइंड immense tragedy and grief, reflecting the grim reality that moral victory often requires difficult compromises। मतलब ये है कि देखो, जब युद्ध ख़त्म हो गया था, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद कोई हार जीत की बात नहीं होती है, सिर्फ जो त्रासदी होती है वही बच जाती है। और जो एक त्रासदी हो गई, दुख, ये सारी चीज़ें छोड़ जाती हैं। और इस कड़वी सच्चाई को भी दिखाता है कि नैतिक विजय के लिए अक्सर जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं वो बहुत टफ़ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जो मोरल विन के लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं वो बहुत टफ़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये वीडियो भी हमारी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।